जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज हम सैम्पलिंग का जो दूसरा भाग है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है। कल हम सैम्पलिंग को मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तो बहुत सारे प्यारे प्यारे मैंने एग्जाम्पल दिए थे जिससे कि आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सैम्पलिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, कल मैंने आपको दो बात बोली थी। एक, सैम्पलिंग का एक क्वेश्चन तो फर्स्ट पेपर में आएगा, ठीक है, और सैम्पलिंग का एक क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी में आएगा। तो सैम्पलिंग का ये ऐसा टॉपिक है जो चाहे आप ज्योग्राफी से हो चाहे फर्स्ट पेपर से, दोनों में बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी वाले कैंडिडेटों के लिए रामबाण है, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने कल वाली क्लास में ये भी बता दिया था कि सैम्पलिंग का किस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में बन सकता है और किस टाइप का क्वेश्चन ज्योग्राफी में बन सकता है। फिर उसके बाद में मैंने सैम्पलिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था उसको हम रैंडम सैम्पलिंग बोल रहे थे, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था उसको हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इंग्लिश के शब्दों पर फोकस करना है आपको। ठीक है। हिंदी के शब्दों का पर्यायवाची शब्द यूज कर लेते हैं, इसलिए इंग्लिश के शब्द याद करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था उसके हमने सिंपल जो रैंडम सैम्पलिंग था, इसके अलावा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और इसके अलावा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये जो तीन पार्ट थे इसके, ये तीनों के तीनों हमने पढ़ लिया था। जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो एक साधारण तरीके से होता है। जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है इसमें अलग अलग लक्षणों के आधार पर समूहों में विभाजित करके और फिर समूहों से सामान्य यादृच्छिक विधि के द्वारा इकाइयों का चयन किया जाता है। और जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है उसमें एक सिस्टमैटिक तरीके को अपनाया जाता है। अब सिस्टमैटिक तरीका क्या हो सकता है? जैसे 3-3 का डिफरेंस ले लिया, 5-5 का डिफरेंस ले लिया, 10-10 का डिफरेंस ले लिया, 20-20 का डिफरेंस ले लिया। ये मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब हम चौथा भाग पढ़ते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में। ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट यहीं पर कंफ्यूज होते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग में, क्योंकि कई लोगों के ऐसे साइकोलॉजी रहती है कि जो क्लस्टर सैम्पलिंग है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का भाग है। ध्यान रखना, क्लस्टर सैम्पलिंग है जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का भाग होता है। इसमें सर्वप्रथम पूरे शोध क्षेत्र या समष्टि को उप क्षेत्रों या समूह में विभाजित किया जाता है। जैसे जो स्ट्रेटिफाइड जो सैम्पलिंग था उसमें हम क्या कर रहे थे कि समष्टि को लक्षणों के आधार पर हम अलग अलग भागों में विभाजित कर रहे थे। और जो क्लस्टर सैम्पलिंग है इसमें क्या करते हैं, हम समष्टि को कुछ अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक समूह से साधारण या स्त्रीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर पुनः इकाइयों का चयन किया जाता है। जो क्लस्टर सैम्पलिंग है और जो स्त्रीकृत सैम्पलिंग होती है जिसको हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बोलते हैं, दोनों में केवल अंतर इतना होता है कि जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है उसमें भी देखो, दोनों में मैं एक बार कंपेयर करके बता देता हूँ। जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है और जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, दोनों में समानता यही है कि दोनों में हम समष्टि को अलग अलग समूह में विभाजित करते हैं और फिर समूहों से इकाइयों का चयन करते हैं। जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है उसमें समूहों से इकाइयों का चयन करने में हम सामान्य यादृच्छिकरण विधि का प्रयोग करते हैं। और जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है इसमें हम समूह से इकाइयों का चयन करने में या तो हम सामान्य यादृच्छिक विधि का प्रयोग करते हैं या फिर हम स्त्रीकृत जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड है उसका उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। दो क्लस्टर सैम्पलिंग यदि समग्र बड़ा या विस्तृत क्षेत्र में फैला हो तो समूह या गुच्छ प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आपके दिमाग में आया होगा एक क्वेश्चन कि जब सर जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है और जो क्लस्टर सैम्पलिंग में दोनों में सेम रूलों का यूज किया जा रहा है, ठीक है, दोनों को अलग अलग समूह में विभाजित किया जा रहा है, समष्टि को दोनों में समष्टि को अलग अलग भागों में विभाजित किया जा रहा है, फिर उनके जो समूह हैं वहाँ से आप इकाइयों का चयन कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब स्ट्रेटिफाइड में भी वही काम हो रहा है और जब क्लस्टर सैम्पलिंग में भी वही काम हो रहा है, तो क्लस्टर सैम्पलिंग क्यों? तो ध्यान रखना, क्लस्टर सैम्पलिंग जब समष्टि का आकार बहुत बड़ा हो, जब समष्टि के अंदर नंबर ऑफ काउंटिंग बहुत ज़्यादा हो, संख्याएं बहुत ज़्यादा हो, जब समष्टि में बहुत ज़्यादा संख्याएं हैं तो उस स्थिति में हम क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज करते हैं। जब कोई अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तो स्त्रीकृत यादृच्छिक विधि का प्रयोग किया जाता है। विषम जनसंख्या, देखो कल वाली जब मैंने आपको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ाया था वहाँ पर मैंने बताया था कि जो स्त्रीकृत यादृच्छिकरण विधि होती है, जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड होता है, उसमें हम कुछ स्पेसिफिक जो विशेषताएं होती हैं, जो स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, उनके आधार पर हम इकाइयों को समष्टि को या समग्र को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं,
कि जो स्त्रीकृत यादृच्छिक विधि होती है इसमें हम समग्र को कुछ स्पेशल लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या था, हम कुछ लक्षणों के आधार पर इकाइयों को अलग अलग समूह में विभाजित कर रहे हैं। मतलब वहां पर हमें क्या देखने को मिल रही है, विषमता देखने को मिल रही है। समष्टि में हमें विषमता देखने को मिल रही है, समष्टि में हमें विषम का गुण देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जब कोई अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो, विषम जनसंख्या से संबंधित हो मतलब जब समष्टि के अंदर अलग अलग लक्षणों वाली जनसंख्या हो। ठीक है ना, जैसे कल मैंने आपको बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है ना, वहाँ पर हमने कॉलेज के 1000 स्टूडेंटों को आर्ट्स, बीए, बीकॉम, बीएससी और बीबीए इन 4 कोर्सों के आधार पर अलग अलग समूह में विभाजित कर दिया था। तो वो 4 समूह क्या थे, वो 4 अलग अलग क्या थे, कैटेगरी थी, विषमताएं थी। ठीक है ना, तो जब अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित होती है तो वहां पर हम स्त्रीकृत यादृच्छिक विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये 4 भाग थे किसके मेरे प्यारे साथियों, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के ये 4 प्रकार थे। उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था विद एग्जांपल। ये दोनों जो स्टेटमेंट थे उनको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, इसमें एक इकाई का चयन दूसरी इकाई से प्रभावित नहीं होता। अब उसके बाद में हम बात करते हैं अप्रायिकता प्रतिदर्श के जो प्रकार हैं, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है इसके प्रकार। सबसे पहला होता है आकस्मिक प्रतिदर्श, एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल सैंपलिंग। इसको सुविधा प्रतिदर्श भी कहा जाता है। ध्यान रखना, जो आकस्मिक प्रतिदर्श होता है उसको हम सुविधा प्रतिदर्श भी कहते हैं। इसमें इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जो आकस्मिक प्रतिदर्श होता है, आकस्मिक प्रतिदर्श में इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता की सुविधा के ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे साथियों कि आकस्मिक प्रतिदर्श में, जो आकस्मिक प्रतिदर्श है इसको हम सुविधा प्रतिदर्श भी कहते हैं। इसमें इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता है। जिस तरीके की आपको सुविधा है, अपनी सुविधा के अनुसार आप इकाइयों का चयन कर लो। सपोज डेट आपके सामने 1000 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। ठीक है, अलग अलग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई पीजी कर रखा है, कोई यूजी कर रखा है, कोई पीएचडी कर रखा है। आपको चाहिए ऐसा कैंडिडेट, आपने फिक्स कर लिया कि मेरे को ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसकी 10वीं में 80 प्लस हो, 12वीं में 80 प्लस हो, ग्रेजुएशन में मतलब यूजी में 80 प्लस हो, पीजी में 80 प्लस हो, पीएचडी कर रखी हो उसमें भी 80 प्लस हो। आपने कंडीशन रख दी 1000 के 1000 लोगों के पास में कि भाई इन 1000 लोगों के बीच में ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसकी 10वीं 12वीं यूजी पीजी और पीएचडी सभी में 80% है, वो कैंडिडेट बाहर निकल कर आ जाओ। ऐसे 2 कैंडिडेट बाहर निकल कर आ गए, आपने दोनों का चयन कर लिया। तो आपने अपनी सुविधा के अनुसार इकाइयों का चयन कर लिया। सामने 1000 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आपको चाहिए एक सुंदर सा बिल्कुल स्मार्ट बंदा, ठीक है, और जो सर्वगुण संपन्न हो, बहुत अच्छा एजुकेटेड हो, और आपने 2-4 कंडीशन और रख दी कि भाई वो बहुत उसके पास एक महंगी गाड़ी हो, ऐसी चीज़ें जो भी आपकी सुविधा के अनुसार कंडीशन रख दी, और उस सुविधा के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार आप इकाइयों का चयन करना। ठीक है, सपोज डेट आपको पहली से 5वीं क्लास को पढ़ाने के लिए एक स्टाफ चाहिए। आप बोल दोगे भाई कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाओ जो पहली से 5वीं तक पढ़ा ले, उसको मैं 5000 रुपये मंथली सैलरी दे दूंगा, जो इस डील पर मेरे साथ काम करना चाहता है वो बाहर निकल कर आ जाओ। अब जो जो इच्छुक होंगे आपकी कंडीशन को फुल फिलअप करने के लिए, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे वो बाहर निकल कर आ जाएंगे, आप उनको अपने काम पर रख लोगे, कोई झंझटबाजी नहीं हुई। तो ये होता है सुविधा के अनुसार। जैसे नाम बताकर भी आप इकाइयों का चयन कर सकते हो। ठीक है, इसमें नाम बताकर भी। उद्देश्यपूर्ण, आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के अनुसार, आपको जो उद्देश्य है ना उसके अनुसार आप इकाइयों का चयन कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो आकस्मिक प्रतिदर्श में आप अपनी सुविधा के अनुसार, आपको जैसी सुविधा चाहिए उसके अनुसार आप इकाइयों का चयन करोगे।
उद्देश्यपूर्ण में आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इकाइयों का चयन करोगे। आपका जो उद्देश्य है, सपोज दैट आपका उद्देश्य है कि भाई मैं एक कॉलेज खोलूं और मेरे को एक कॉलेज का प्रिंसिपल चाहिए, ठीक है। अब आप कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए जो जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, कि आपने सोच लिया कि मैं एक ऐसा प्रिंसिपल रखूं मेरी कॉलेज के लिए जिसको एज ए प्रिंसिपल 20 साल का एक्सपीरियंस हो, कंडीशन रख दो। आपके उद्देश्य के अकॉर्डिंग आप कंडीशन रख दो। वैसा यदि कोई कैंडिडेट है तो वो आ जाएगा, नहीं है तो फिर वो नहीं आएगा। तो इस तरीके का होता है ये। इसमें कोटा प्रति 10 ध्यान रखना, जो ये कोटा सैंपलिंग है ना, इसको बहुत सारे कैंडिडेट प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का भाग मान लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का भाग नहीं है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का भाग होता है। इसमें शोधकर्ता कुछ निश्चित मानकों या विशेषताओं के आधार पर इकाइयों का चयन करता है। तो क्योटा सैंपलिंग में शोधकर्ता कुछ निश्चित नियम या कुछ निश्चित मानक या कुछ निश्चित विशेषताओं के आधार पर इकाइयों का चयन करता है। तो क्योटा सैंपलिंग में शोधकर्ता कुछ निश्चित नियम, कुछ निश्चित इकाइयां, कुछ निश्चित विशेषताओं के आधार पर इकाइयों का चयन करता है। जैसे आपके सामने 1000 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आपको 100 कैंडिडेटों का चयन करना है, ठीक है। आपने कह दिया कि भाई साहब 60 कैंडिडेट तो ऐसे आ जाओ जिन्होंने नेट कर रखा है, ठीक है, सॉरी 60 कैंडिडेट तो ऐसे आ जाओ जिन्होंने जेआरएफ कर रखा है, मैं तो जेआरएफ वालों को बुलाऊंगा जिन्होंने जेआरएफ कर रखा है। 20 कैंडिडेट ऐसे आ जाओ जिन्होंने पीएचडी कर रखा है, पीएचडी में जिनके 60% प्लस है, ठीक है। 10 कैंडिडेट ऐसे आ जाओ जिन्होंने एमबीए कर रखा है, और 60 कैंडिडेट मैंने जेआरएफ वाले ले लिए, 30 मैंने पीएचडी वाले ले लिए, 10 मैंने एमबीए वाले ले लिए, टोटल 90 कैंडिडेट आ गए। आपने सोच लिया कि 10 यार मैं एमबीबीएस बुला लेता हूँ, 10 आपने एमबीबीएस बुला लिया, ठीक है। तो ये क्या है, क्योटा प्रतिचयन है। क्योटा प्रतिचयन में क्या होता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ निश्चित मानकों या कुछ निश्चित विशेषताओं के आधार पर यदि इकाइयों का चयन करते हो तो उसे आप क्योटा प्रतिचयन कहोगे। उसके बाद चौथा आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। ध्यान रखना, फिलहाल के पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग जो सैंपलिंग है ना, उसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण सैंपलिंग है। पहला होती है क्लस्टर सैंपलिंग, दूसरी होती है क्योटा सैंपलिंग, और तीसरी होती है स्नोबॉल सैंपलिंग। इन तीनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल सैंपलिंग के टॉपिक से, ठीक है। तो इन तीनों के आप हाईलाइट कर लो, क्योटा सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग। बाकी पढ़ना सारा सब कुछ है आपको। जो स्नोबॉल सैंपलिंग है उसको हम चैन सैंपलिंग भी कहते हैं। इसमें प्रारंभ में किसी प्रतिदर्श को चुना जाता है, किसी प्रतिदर्श या किसी सैंपल को स्टार्टिंग में चुन लिया जाता है तथा उस चुने हुए व्यक्ति को कहा जाता है कि आप इससे संबंधित इच्छुक व्यक्तियों को इसके बारे में आगे बताओ, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है। आपने डिजिटल मार्केटिंग का नाम सुना होगा, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, सुना है कि नहीं सुना डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग वाले वो लोग होते हैं जो आपको 3 साल के अंदर BMW 2 सीटर BMW के अंदर, ठीक है, एक 5 करोड़ के बंगलों के अंदर रहने का सपना दिखाते हैं, वो होते हैं डिजिटल मार्केटिंग वाले। आपको 5 मिनट का लेक्चर देंगे और आपको इस तरीके से कह जाएंगे कि भाई 3 साल बाद में जस्ट आपके हाथ में मैं BMW 2 सीटर BMW की चाबी दे दूंगा, 5 करोड़ के बंगलों की चाबी दे दूंगा, उसमें आप मस्त तरीके से रहो, 10-20 आपके वर्कर रहेंगे। इस तरीके के आपको सपने दिखाते हैं अगले 10 मिनट में। वो होते हैं कौन, डिजिटल मार्केटिंग वाले। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या सीन होता है, वो क्या कहेंगे कि भाई आप हमारे साथ जुड़ो, फिर आप 2 लोगों को जोड़ो, ठीक है, वो 2 कैंडिडेट 2-2 को जोड़ेंगे, ठीक है, फिर ये 2 कैंडिडेट 2-2 को जोड़ेंगे, फिर ये 2 कैंडिडेट 2-2 को जोड़ेंगे, फिर वो 2 कैंडिडेट 2-2 को जोड़ेंगे, फिर वो कैंडिडेट 2-2 को जोड़ेंगे, फिर वो कैंडिडेट 2-2 को जोड़ेंगे, फिर वो कैंडिडेट 2-2 को जोड़ेंगे, ऐसे 2-2 को जोड़ते जाएंगे, ठीक है। अब कितने कैंडिडेट जुड़ गए इस तरीके से, और हर एक कैंडिडेट से आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। लास्ट में भाई आपके पास बहुत ज़बरदस्त तरीके से रुपए आने लग जाएंगे, लास्ट में आपके अंदर में बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। तो यही होता है स्नोबॉल सैंपलिंग, कि आप जैसे 10 कैंडिडेट थे, उसमें से आपने किसी एक को चयनित कर लिया अपने किसी भी उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। आपने सोचा कि मेरा रिश्तेदार, मैं इसी को चुन लेता हूँ, इसमें कोई स्पेशल कंडीशन नहीं होती। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होगा कि आपने किसी भी एक कैंडिडेट को किसी भी आधार पर चयनित कर लिया और उस कैंडिडेट को कह दिया कि भाई अब तू 2 कैंडिडेटों को जोड़, और जिन 2 को जोड़ता है ना उसको कहना कि तुम भी 2-2 को जोड़ो। फिर वो उससे आगे वाले के कहेंगे कि भाई अब हमने तुम 2 को जोड़ लिया, अब तुम 2-2 को जोड़ो। तो ऐसे 2-2 को 2-2 को 2-2 को जोड़ा जाता है और एक बहुत लंबी चैन बन जाती है। फिक्स नहीं है कि 2 को जोड़ो,
5 को भी जुड़वा सकते हो, 10 को भी जुड़वा सकते हो, 20 को भी जुड़वा सकते हो, लेकिन एक चैन बन जाती है इस तरीके से। और ये चैन ही क्या है? स्नोबॉल सैंपलिंग है। ठीक है, ये होता है स्नोबॉल सैंपलिंग कुछ इस तरीके से। तो बताओ भाई, स्नोबॉल सैंपलिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ये भी बता दो एक बार। अब उसके बाद में हम क्या पढ़ रहे थे? रिसर्च के स्टेप्स पढ़ रहे थे, और जो रिसर्च के स्टेप हैं उनके हम डाउट्स क्लियर कर रहे थे सारे के सारे, कि जो रिसर्च के स्टेप हैं इनमें क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या सिचुएशन होती है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमने जो प्रॉब्लम कलेक्शन होता है, जो समस्या का चयन होता है, वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, कि समस्या का चयन करते समय शोधकर्ता को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन है उनको उसको अच्छे से दिमाग में रखना चाहिए। फिर मैंने दूसरा स्टेप जो हाइपोथेसिस था उसके बारे में आपको पढ़ा दिया था। फिर तीसरा स्टेप मैंने पढ़ा दिया था कि हाइपोथेसिस को हमें किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमारा डाटा कलेक्शन का काम होता है, डाटाओं को एकत्रित करना। अब डाटा कलेक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर करता हूँ। डाटा कलेक्शन का मतलब होता है डाटाओं को एकत्रित करना। अब डाटाओं को एकत्रित करना क्या होता है, ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि डाटाओं को एकत्रित करना क्या होता है, डाटा कलेक्शन होता क्या है। सपोज डेट आप कोई काम कर रहे हो, और उस काम को करने में आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, हो सकता है आपको रुपए की ज़रूरत पड़े, हो सकता है आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़े, हो सकता है आपको किसी स्पेशल डाटाओं की ज़रूरत पड़े, तो वो तो आपको इकट्ठे करने ही पड़ेंगे ना भाई। चाहे आप गूगल से इकट्ठे करो, चाहे खुद फील्ड में जाकर इकट्ठे करो, कहीं से भी करो, लेकिन उस काम को कंप्लीट करने के लिए आपको डाटाओं की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो उन डाटाओं को जो एकत्रित करने का जो मेथड है उसको बोला जाता है डाटा कलेक्शन प्रोसेस। क्या बोला जाता है? डाटा कलेक्शन प्रोसेस बोला जाता है। देखो अभी भी मेरा गला बिल्कुल प्रॉपर वे में ठीक नहीं हुआ है, डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा बोलने पर थोड़ा कंट्रोल रखो, कम बोलो, और सांस फूलने की प्रॉब्लम हो रही है फिलहाल में मेरे। ठीक है ना, देखो कंडीशन कैसे कैसी आती है, अब भी शादी है, रियली है, मतलब पिछले 6 महीने में बड़ी मुश्किल से 4 किलो वेट गेन किया है, बहुत कोशिश करके, पता नहीं कितने तो लड्डू खा गए मैं घर से घी के बनवा बनवा कर कि चलो वेट गेन करेंगे, और पिछले 3 दिन में 2 किलो कम भी हो गया। ऐसा सिचुएशन हो रहा है। ठीक है, अब डाटा कलेक्शन में ये तो समझ गए होंगे कि डाटा कलेक्शन होता क्या है, कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हो और उस रिसर्च प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको जिन जिन इंस्ट्रूमेंट की, जिन जिन डाटाओं की ज़रूरत पड़ रही है, उसको आप क्या कहेंगे? डाटा कलेक्शन का प्रोसेस कहेंगे। उन डाटाओं को एकत्रित करने का तरीका। किसी भी शोध कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अनुसंधानकर्ता ने अपनी विषय वस्तु के संबंध में कितनी वास्तविकता और विश्वसनीय और सूचनाओं तथा तथ्यों को एकत्रित किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना प्यारे साथियों, आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, आप भारत की जनसंख्या पढ़ रहे हो आप, ठीक है, कि भारत की जनसंख्या कितनी है, और आपने किसी दूसरे कैंडिडेट को कह दिया कि भाई तू मेरे को काउंट करके बता दे। चलो भारत की जनसंख्या तो बहुत बढ़िया, आप अपने गांव के ऊपर ही करने लग गए। ठीक है, आप चाह रहे हो कि आपके गांव में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीए कर रखे हैं, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो एमए कर रखे हैं, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो पीएचडी कर रखे हैं, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीएससी कर रखे हैं, और कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो कुछ नहीं कर रखे हैं। ये काम आपने किसी कैंडिडेट को कह दिया कि भाई तू जा और अपने गांव में ये सारे के सारे डाटा कलेक्ट करके लेके आ। ठीक है, और आपने 4 कैंडिडेट अलॉट कर दिए, एक को कह दिया कि तू भाई अपने गांव में जा और उन लोगों की संख्या काउंट करके ला जो बीए कर रखे हैं, तू जा। दूसरे को कहा कि भाई तू जा और अपने गांव में उन लोगों की काउंटिंग करके आ जो बीएससी कर रखे हैं। तीसरे कैंडिडेट को कहा कि भाई तू जा और अब अपने गांव में ये काउंट करके आ कि जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रखे, बेरोजगार बैठे हुए हैं। और चौथे को कहा कि तू जा भाई और अपने गांव में ये काउंटिंग करके आ कि जो केवल 12वीं पढ़ रखे हैं, ऐसे कितने लोग हैं। ठीक है, अब यदि वो कैंडिडेट उन कैंडिडेटों की 2 कंडीशन आपके सामने। पहली कंडीशन कि वो आपको रियल में जो डाटा है वो प्रोवाइड करवाएं, वास्तविक डाटा प्रोवाइड करवाएं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो आपको गलत डाटा प्रोवाइड करवाएं। इन 2 के अलावा तो कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती, या तो वो रियलिटी के साथ काम कर रहे हैं या फिर वो बेईमानी के साथ काम कर रहे हैं। तो यदि आप रिसर्च कर रहे हो, आप जो भी रिसर्च प्रोसेस कर रहे हो, वो रिसर्च प्रोसेस आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट कब होगा?
जब आपके पास बिल्कुल ऑथेंटिक और रियलिटी के साथ डाटा आएंगे। आपका रिसर्च कितना ठीक है, आपने जो रिसर्च किया है वो कितना ठीक है, कितना सही है, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसके अंदर आपने जो डाटाएं कलेक्ट किए हैं, उसके अंदर आपने जो डाटाओं का यूज किया है, वो डाटा कितने विश्वसनीय हैं और कितने सही हैं। सपोज डेट आपने रिसर्च प्रोसेस के अंदर 4 प्रकार के डाटाओं का यूज किया और वो चारों के चारों प्रकार के डाटा ऑथेंटिक नहीं है, उनमें मिस्टेक है, कोई कम है कोई ज़्यादा है, तो किसी भी हाल में आपका रिसर्च ठीक नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन कि यदि आपने रिसर्च प्रोसेस किया और उसके अंदर आपने जितने भी डाटाओं का यूज़ किया वो सारे के सारे डाटा बिल्कुल ऑथेंटिक थे, तो 100% पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो रिजल्ट है वो 100% ऑथेंटिक ही आएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट टाइप का ये बन सकता है कि रिसर्च शोधकर्ता यदि कोई शोध प्रक्रिया के दौरान यदि हम वास्तविक और सत्य डाटाओं का उपयोग करते हैं तो रिसर्च के या शोध प्रक्रिया के सही होने की प्रबल संभावना होती है। एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हो गया कि शोध प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए जाने वाले डाटा यदि गलत प्रकार के हैं, असत्य हैं, अविश्वसनीय हैं, तो शोध प्रक्रिया के परिणाम का गलत होने की प्रबल संभावना होती है। तो ये भी बात सही है भाई। रिसर्च प्रोसेस के दौरान यदि आप ऑथेंटिक और सही डाटाओं का यूज कर रहे हैं तो आपका जो रिसर्च का रिजल्ट है वो बिल्कुल ठीक आएगा, इसकी 100% संभावना होती है। और रिसर्च प्रोसेस के दौरान यदि आप गलत प्रकार के डाटाओं का यूज कर रहे हैं तो रिजल्ट गलत आएगा, इसकी भी 100% संभावना है। भाई जब आप डाटा गलत यूज कर रहे हो तो रिजल्ट ठीक कहाँ से आएगा, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यह सफलता सूचना प्राप्त करने के स्रोतों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। अब देखो, आपके डाटा ठीक है या नहीं है, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये आपके उस सोर्स की विश्वसनीयता पर डिपेंड करेगा जिस सोर्स से आपने डाटा उठाए हैं। आज हम कोई भी पॉपुलेशन के डाटा पढ़ते हैं तो हम एक साइड तो हमारे पास कोई पेज में लिखे हुए डाटा है, एक साइड हमारे पास गूगल पर हमने सर्च किया है, और तीसरा हमने कहीं गवर्नमेंट डाटा से उठाए हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड से डाटा उठाए हैं। तो हम किस पर विश्वास करेंगे? गवर्नमेंट रिकॉर्ड के डाटाओं के ऊपर विश्वास करेंगे। जैसे हम एनसीईआरटी बुकों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक में जो भी डाटा लिखे होते हैं उन पर हम 100% विश्वास कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो जो हमारा सोर्स है ना एनसीईआरटी, वो क्या है, 100% ऑथेंटिक और विश्वसनीय है, जिसकी वजह से हम उसके ऊपर बिल्कुल आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। तो शोध के अंदर, रिसर्च प्रोसेस के दौरान, शोध प्रक्रिया के दौरान आप जिन डाटाओं का यूज कर रहे हैं वो डाटा की जो विश्वसनीयता है वो किस पर डिपेंड करती है? वो दो कैंडिडेटों पर डिपेंड करती है। पहला कि जो आपका शोध स्रोत है, शोध स्रोत वो कितना विश्वसनीय है। दूसरा, आपका जो शोधकर्ता है वो कितना विश्वसनीय है। शोधकर्ता का विश्वसनीय होना भी जरूरी है और आपका शोध स्रोत का विश्वसनीय होना भी जरूरी है। आंकड़ा एकत्रित करने का महत्व। अब आंकड़ा एकत्रित करने का महत्व क्या क्या होता है? पहला, अनुसंधान का आधार, बेस ऑफ रिसर्च। किसी भी सामाजिक अनुसंधान का वास्तविक प्रारंभ आंकड़ों के एकत्रित करने से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, किसी भी सामाजिक अनुसंधान का जो वास्तविक प्रारंभ होता है ना, वो आंकड़ों को एकत्रित करने से ही प्रारंभ होता है। आप कोई भी रिसर्च प्रोसेस को कर रहे हो ना, तो उसका जो रियलिटी के साथ साथ जो प्रारंभ है ना, वो कहाँ से होगा? डाटाओं को एकत्रित करने के साथ ही होगा। कार्य कारण संबंध की खोज करना। संकलित तथ्यों या आंकड़ों के द्वारा ही किसी समस्या या घटना के कारणों और उसके परिणामों को ज्ञात किया जा सकता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों कि आपने जो डाटा कलेक्ट किए हैं उनके द्वारा किसी समस्या या घटना के कारणों और उसके परिणामों का पता लगाया जाता है। एक निश्चित तथ्य है कि प्रत्येक समस्या या घटना का कोई ना कोई कारण तो अवश्य होता ही है। ठीक है, डाटा कलेक्ट करने से आपको पता चलता है कि इसके पीछे क्या कारण है। भाई ये डाटा आ रहा है, आज हमारे पास रेगुलर डाटा आ रहे हैं कि जनसंख्या दिन बढ़ती जा रही है।
2011 के अनुसार 121 करोड़ थी, 2021 के अकॉर्डिंग 139 करोड़ हो गई, 2001 के अकॉर्डिंग 102 करोड़ थी। आपके पास डाटा आ रहा है कि जनसंख्या भाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आप कारण ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट कारण ढूंढ रही है कि भाई ऐसे क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन इतनी तेज गति से बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, गवर्नमेंट कारण ढूंढने में लगी हुई है, गवर्नमेंट को कारण पता चल रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है। और यदि गवर्नमेंट कभी डाटा ही कलेक्ट नहीं करती, कभी पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं होती, तो क्या हमें या गवर्नमेंट को पता चल पाता कि जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है, हमें पॉपुलेशन को रोकना चाहिए। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, हमारे गांव को देखते यार, हमारा गांव कितना बढ़ रहा है। लेकिन आपको ये लगता है यार पता नहीं अपना गांव बढ़ रहा होगा, बाहर के जो गांव है ना वहाँ की जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ रही होगी, वहाँ के समझदार होंगे, हमारे गांव के पागल इंसान है, 5-5 पैदा कर रहे हैं। आपके अंदर ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता। लेकिन अब हर गांव का, हर घर का एक रिकॉर्ड बन रहा है, गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के पीछे क्या क्या कारण है, और उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के टेक्निक अपना रही है। यथार्थ का बोध। देखो यथार्थ का मतलब क्या होता है, रियलिटी होती है। यथार्थ का मतलब होता है जैसा का तैसा, जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा होना, ये होता है यथार्थ। ठीक है, जो जैसी छवि है ना, जैसे जो मिरर होता है, जो कांच होता है ना, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, वो हमें अपना यथार्थ चेहरा दिखाता है। वो किसी तरीके की कोई बेईमानी नहीं करता। वो जैसा है ना, जितना गंदा चेहरा उतना गंदा दिखाएगा, जितना सही चेहरा उतना सही चेहरा दिखाएगा वो। आजकल मोबाइल फ़ोन में यथार्थता का गुण गायब हो चुका है। वास्तविक आंकड़े एकत्रित करने के लिए शोधकर्ता को वास्तविक दशाओं, वास्तविक स्थिति में परिचित होना चाहिए। और यदि आप रियलिटी के साथ डाटा कलेक्ट करना चाहते हो, आप बिल्कुल वास्तविक डाटा कलेक्ट करना चाहते हो ना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस स्थिति में है वो कंडीशन, उसी स्थिति में डाटा कलेक्ट करो आप। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि चलो आपको सपोज दैट आपको ओरिजिनल डाटा चाहिए, लेकिन आप मन में कर रहे हो कि यार इस घर में 15 लोग हैं, मैं 15 बताऊंगा तो या तो मेरे रिश्तेदार हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं यथार्थ का एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट ने आपको नियुक्त कर दिया कि भाई आप जाओ और आप काउंट करके आओ कि किस घर में कितने कैंडिडेट हैं। और गवर्नमेंट ने आपको कह दिया कि भाई जिस घर में 5 कैंडिडेटों से ज़्यादा बच्चे हैं ना, जिस घर में 5 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं, उस घर की सारी गवर्नमेंट सुविधा बंद करके आ जाओ। अब आप गए अपने रिश्तेदार के, अब वहाँ पर देखा कि आपके एक रिश्तेदार के 10 बच्चे हैं। अब आपके सामने 2 कंडीशन है, पहला कि आप यथार्थता के साथ काम करो, दूसरा आप अपना व्यक्तिगत पक्षपात के साथ काम करो। अब एक कंडीशन में तो आप देखोगे कि यार मेरा फूफा जी है, और यदि मैं बता दूंगा कि मेरे फूफा जी के 10 बच्चे हैं, तो इनकी तो सारी गवर्नमेंट सुविधा बंद हो जाएंगी, बेचारे फूफा जी को नुकसान हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि यार फूफा जी होगा तो क्या होगा, मेरा काम है फिक्स डाटा प्रोवाइड करवाना, मैं तो ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड करवाऊंगा, क्यों ना मेरा फूफा हो, क्यों ना मेरा ताऊ हो, और क्यों ना मैं खुद हूँ। ठीक है, तो ये होता है यथार्थता, बिल्कुल रियलिटी के साथ रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाना। समस्या के निदान में सहायक। यदि हम किसी घटना से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं तो हमें उस घटना के वास्तविक कारण एवं प्रभाव का पता चलता ही है, साथ ही साथ समस्या का समाधान भी हो जाता है। ठीक है, समस्या के निदान में सहायक होते हैं। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे पास रेगुलर ईयर वाइज डाटा आ रहा है कि किस साल में कितने जनसंख्या बढ़ रही है, किस महीने में जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, 1 मिनट में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है, हमें पता चल रहा है, गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। यदि इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी तो एक दिन बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, ये हमें भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, यदि हम ऑथेंटिक डाटा कलेक्ट करेंगे, बिल्कुल रियलिटी के साथ ऑथेंटिक डाटा कलेक्ट करेंगे, तो बहुत सारी समस्याओं का हमें निदान करने में सहायता मिलेंगी, और उस समस्या से भी हमें निदान करने में सहायता मिलेगी। तुलनात्मक अध्ययन करने में, कंपैरेटिव अध्ययन करने में, जैसे हम 2001 की जनसंख्या, फिर 2021 की जनसंख्या, फिर 2011 की जनसंख्या, इन तीनों में अध्ययन करने का कंपैरेटिव तरीके से अध्ययन करने का मौका मिल रहा है कि 2001 में
जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, फिर 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 2021 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो यह हमें कंपैरेटिव तरीके से अध्ययन करने का भी मौका मिला। कब? जब हमने डाटा कलेक्ट किए। परिवर्तन में अध्ययन में सहायक, भाई वही हो गया, जब आप कंपेयर कर रहे हो, आपस में तुलना कर रहे हो, तो परिवर्तन में भी आप अध्ययन कर रहे हो कि भाई 2011 में 2001 में ये डाटा थे, फिर 2011 में परिवर्तन हुआ, जनसंख्या बढ़ गई, डाटा बदल गए, ठीक है, जनसंख्या बढ़ गई तो परिवर्तन हो गया। फिर 2021 में फिर डाटा कलेक्ट किए, फिर और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, फिर और बड़ा परिवर्तन हो गया। फिर 2031 में काउंट किए, फिर जनसंख्या कम हो गई, फिर परिवर्तन हो गया। भाई परिवर्तन कम ज़्यादा, जनसंख्या कम हो रही है तो भी परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या ज़्यादा हो रही है तो भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो डाटा कलेक्ट करने से आपको जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में भी पता चलता है। प्रशासन में महत्व, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड आ रहा है सारा डाटा कलेक्ट करने से। नियोजन में सहायक, एकत्रित किए गए आंकड़े किसी देश राष्ट्रीय नियोजन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आंकड़ा एकत्रित करते समय हमें कुछ स्पेशल बातों का ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एक शोधकर्ता को शोध प्रक्रिया के दौरान यदि वह आंकड़े एकत्रित कर रहा है तो उसको कौन कौन सी बातों का स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला होता है, आंकड़े संक्षिप्त एवं उचित होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो आप आंकड़े इकट्ठा कर रहे हो ना, वो इस तरीके से होने चाहिए कि हर किसी को समझ में आ जाए। यहाँ पर संक्षिप्त का मतलब ये नहीं है कि छोटे शॉर्ट में, नहीं, यहाँ संक्षिप्त का मतलब है कि जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो ना वो हर किसी के समझ में आ जाए। उचित होने चाहिए, उचित का मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक होने चाहिए। आंकड़े अर्थपूर्ण, विश्वसनीय और उपयुक्त होने चाहिए। आंकड़े अर्थपूर्ण भी होने चाहिए, ठीक है, विश्वसनीय भी होने चाहिए और उपयुक्त भी होने चाहिए। आंकड़ा एकत्रित करने की योजना में लचीलापन होना चाहिए, ठीक है ना, लचीलापन होना चाहिए भाई साहब, ये ध्यान रखना, लचीलापन होना चाहिए आंकड़ा एकत्रित करने में। आंकड़ा एकत्रित करने की योजना स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है। आप जो आंकड़ा एकत्रित कर रहे हो तो वो आंकड़े हैं ना, वो वहाँ की जो स्थानीय परिस्थितियाँ उनके अनुकूल होने चाहिए। आंकड़ा एकत्रित करने की योजना सूक्ष्म, सरल एवं प्रयोगात्मक प्रवृत्ति की होनी चाहिए या प्रकृति की होनी चाहिए, ठीक है। तो आंकड़ा एकत्रित करने की योजना सूक्ष्म, सरल एवं प्रयोगात्मक प्रकृति की होनी चाहिए। आंकड़ा संग्रह की कार्य रीति का पूर्ण परीक्षण कर लेना चाहिए ताकि समस्याओं का पता लगाकर उन्हें दूर कर दिया जाए, ठीक है। तो आंकड़ा संग्रहण की कार्य रीति का पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए ताकि समस्याओं का पता चलाकर उन्हें दूर कर लिया जाए। सटीक आंकड़ा संग्रहण करने के लिए, संग्रहण का अर्थ होता है एकत्रित करने के लिए, आवश्यक सहयोगकर्ताओं का चयन भी सटीक तरीके से ही करना चाहिए। भाई आप आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए जिस कैंडिडेट को भेज रहे हो ना, वो भी ऐसा नहीं कि किसी को भेज दिया, वो भी एक सटीक कैंडिडेट को भेजना चाहिए, जो विश्वसनीय कैंडिडेट हो, जो अपना काम को पूरे दायित्व के साथ करता हो, ऐसे कैंडिडेट को भेजना चाहिए। आपने ऐसे कैंडिडेट को डाटा कलेक्ट करने के लिए भेज दिया जो आलसी है, वो वहाँ तक गया ही नहीं, खुद के मन से चढ़ा दिया घर पर बैठ के वहाँ उस गांव की जनसंख्या इतनी है, उस घर में इतने आदमी, उस घर में इतने आदमी, घर पर बैठे बैठे कर दिया काम, वो गलत है भाई। आंकड़ा एकत्रित करने में आवश्यक उपकरणों का चयन इस तरीके से करना चाहिए ताकि उपकरण आसानी से उपलब्ध हो जाए। भाई आप आंकड़ा कलेक्ट करने के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो जो हर जगह अवेलेबल ही नहीं हो पा रहे, जिनको आप हर जगह ले जा ही नहीं सकते, तो आप डाटा कहाँ से कलेक्ट कर पाओगे। आप डाटा कलेक्शन के दौरान ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करो जिनको आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, जिनका आप बिल्कुल आसानी से हर कोई यूज कर सकता हो। आंकड़ा संग्रहण के दौरान प्रयुक्त शब्द एवं वाक्यांश सरलतापूर्ण और बोधगम्य होने चाहिए। डाटा कलेक्शन के दौरान आप जिन जिन शब्दों का यूज कर रहे हो वो भी बिल्कुल सही ढंग के होने चाहिए, जो हर किसी जो के समझ में आ जाए और हर कैंडिडेट के वो लगभग अनुकूल हों। अनुसंधान उपकरण प्रायोगिक, स्पष्ट एवं आवश्यक निर्देशों से युक्त होना चाहिए। और जो अनुसंधान उपकरण है, जो रिसर्च के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकली होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और वो आवश्यक होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आंकड़ों के प्रकार कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। देखो आंकड़े
चार प्रकार के होते हैं। एक गुणात्मक आंकड़ा होता है, एक मात्रात्मक आंकड़ा होता है, एक प्राथमिक आंकड़ा होता है और एक द्वितीयक आंकड़ा होता है। इन चारों को मैं आपको समझाता हूँ, समझना, याद करने का कुछ नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले मैं गुणात्मक आंकड़ा समझाता हूँ आपको। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। गुणात्मक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जिनका वर्णन संख्यात्मक मूल्यों के बिना किया जाता है, अर्थात इनका वर्णन विश्लेषणात्मक या गुण संबंधित पक्ष के आधार पर किया जाता है, अर्थात जो आंकड़ा गणना करने योग्य ना हो। ठीक है। अब देखो, गुणात्मक आंकड़ा पेपर में तो ऐसे पूछेगा नहीं कि चलो समझाने की लैंग्वेज में सिंपल सा पूछ लिया कि वो, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि वो कौन से आंकड़े होते हैं जिनको हम संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, ऐसे नहीं पूछेगा वो, उसको पता है भाई ये तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करेगा वो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिफिकल्ट बनाएगा, तो इसलिए वो क्या पूछ लेगा कि वो किस प्रकार के आंकड़े होते हैं जिनका वर्णन विश्लेषणात्मक या गुण संबंधित पक्ष के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर बदल गया ना सीन, कि वो कौन से आंकड़े हैं जिनका वर्णन विश्लेषणात्मक या गुण संबंधित पक्ष के आधार पर किया जाता है, वो गुणात्मक आंकड़े होते हैं। ठीक है ना। गुणात्मक आंकड़ों को आप गुण के आधार पर ही डिसाइड कर सकते हो, गुण के आधार पर ही कलेक्ट कर सकते हो, उनको आप संख्यात्मक रूप से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। संख्यात्मक का मतलब है उनको आप ऐसे नहीं बता सकते कि चलो 5 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ऐसे संख्या के रूप में आप उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो संख्यात्मक मूल्यों के बिना काउंट किए जाते हैं ये। इनका वर्णन विश्लेषणात्मक एवं गुण संबंधित पक्ष के आधार पर किया जाता है। ठीक है। इनका जो गुणात्मक आंकड़ों का वर्णन विश्लेषणात्मक और गुण संबंधित पक्ष के आधार पर किया जाता है। गुणात्मक आंकड़े गणना करने योग्य नहीं होते, गुणात्मक आंकड़ों की हम काउंटिंग नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राम श्याम से सुंदर है, श्याम सीता से ज़्यादा टैलेंट है। ठीक है। और राम ने खाना श्याम की तुलना में ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया, कल का खाना आज की तुलना में बहुत अच्छा था। ठीक है। वो वस्तु उस वस्तु की तुलना में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है। तो यहाँ पर हम काउंटिंग कर रहे हैं, डाटा को सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर, खराब, बहुत ज़्यादा खराब बता रहे हैं, लेकिन एक फिक्स संख्या का यूज नहीं कर रहे। तू मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है, यहाँ पर मैंने आपको ज़्यादा टैलेंटेड बता दिया मेरी तुलना में, लेकिन संख्याओं के रूप में नहीं रिप्रेजेंट किया मैंने। ठीक है। मात्रात्मक या गणनात्मक आंकड़े, इनको हम काउंट कर सकते हैं, इनको हम गिन सकते हैं। जैसे भाई ये 5 है, ये लोग 10 हैं, तेरे 20 नंबर आए, तेरे 40 नंबर आए, तेरे 80% नंबर आए, तेरे 90% नंबर आए, तेरे 60% नंबर आए। ठीक है। प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, ये मैं आपको पढ़ा चुका। प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं। अनुसंधानकर्ता इन आंकड़ों को एकत्रित करने वाला पहला व्यक्ति होता है। इन आंकड़ों को अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के लिए पहली बार आरंभ से अंत तक एकत्रित करता है। प्राथमिक आंकड़ों को प्रत्यक्ष, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार, प्रश्न प्रणाली, अनुसूची आदि के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। मतलब प्राइमरी डाटा मौलिक डाटा होते हैं जिनको आप खुद फील्ड में जाकर एकत्रित करते हो। ठीक है। वो डाटा जिनको आप फील्ड में जाकर खुद एकत्रित करके लेके आ रहे हो ना, उनको आप प्राइमरी डाटा कहोगे। और यदि उन्हीं डाटाओं को कोई दूसरा कैंडिडेट यूज कर रहा है, ठीक है, अब मैं देखो समझाता हूँ। ये डाटा है, इनको आप फील्ड में जाकर एकत्रित करके लेके आए थे, तो ये आपके लिए तो क्या है, प्राइमरी डाटा है। और इन्हीं डाटाओं को कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर रहा है, तो उसके लिए ये डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा है। तो प्राइमरी डाटा ये मौलिक डाटा होते हैं। अनुसंधानकर्ता आंकड़ों को एकत्रित करने वाला पहला व्यक्ति होता है, मतलब वो खुद उन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करता है। इन आंकड़ों को अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के लिए पहली बार प्रारंभ से लेकर अंत तक एकत्रित करता है। प्राथमिक आंकड़ों को प्रत्यक्ष, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार, प्रश्न प्रणाली, अनुसूची आदि के द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो ये प्राइमरी डाटा को एकत्रित करने के सोर्स हैं। सेकेंडरी डाटा, जो डाटा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा खोजे हुए होते हैं और उनका उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। जैसे मैंने प्राथमिक डाटा एकत्रित किया और मेरे एकत्रित डाटाओं को कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति के लिए क्या है, सेकेंडरी डाटा है। जैसे यहाँ पर मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से, कितनी बुकों से, कहाँ से मैंने ये नोट्स बनाए, तो ये मेरे लिए तो क्या थे, प्राइमरी नोट्स थे, लेकिन आप इनका यूज कर दो तो ये आपके लिए क्या है, सेकेंडरी यूज है, सेकेंडरी डाटा है। ये आपके लिए सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि आप मेरे द्वारा खोजे हुए डाटाओं का यूज कर रहे हैं।
तो जो आंकड़े दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं उन्हें हम द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। इन आंकड़ों को अनुसंधानकर्ता केवल प्रयोग करता है। द्वितीयक आंकड़े के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, जैसे प्रकाशित स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं होती हैं। अप्रकाशित स्रोत में सरकारी अभिलेख, निजी अभिलेख, शोध ग्रंथ आदि। तो द्वितीयक आंकड़े कहाँ कहाँ से एकत्रित किए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन से, सरकारी प्रकाशन से, अर्ध सरकारी प्रकाशन से, पत्र पत्रिकाओं से, सरकारी अभिलेख से, निजी अभिलेख से, शोध ग्रंथ से सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। प्राइमरी डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे शोध रिपोर्ट। शोध रिपोर्ट का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं शोध रिपोर्ट अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा। और प्यारे साथियों, अब मेरी लाइव क्लास नहीं चल पाएंगी, उसके मैं आपको रीज़न बता चुका। और ठीक है, रीज़न सबसे बड़ा ये है क्योंकि ये जो मैं क्लास अपलोड कर रहा हूँ 4-4, 5-5 ब्रेक के बाद कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर वे में आवाज़ नहीं आ रही। डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा कम, लगातार कम बोलना, गले में प्रॉब्लम है ना, उस वजह से। तो मैं ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर करके और आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा। संडे टू संडे टेस्ट होगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से पढ़ो, धुआंधार पढ़ो, शानदार तरीके से पढ़ो। संडे को कल टेस्ट होगा, ध्यान रखना, कल संडे को टेस्ट होगा। फर्स्ट पेपर में तो किसका होगा? इन्वायरमेंट का होगा। और ज्योग्राफी में किसका होगा? पॉलिटिकल ज्योग्राफी का होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।